कहते हैं बात असूलों पर आए तो टकराना ज़रूरी है, और ज़िंदा है तो ज़िंदा रहना ज़रूरी है। ज़िंदा रहने के लिए ज़िंदा दिखना ज़रूरी है। द उदयपुर अपडेट्स करीब 1.5 साल से आपकी सेवा में है। आज पहली बार फ़ख्र का एहसास है, और एक ऐसा एहसास है, एक ऐसी अनुभूति है कि हमें दिल को सुकून देती है, मन को ऐसी शांति देती है कि हमने कहीं न कहीं एक अच्छा काम किया है। इसलिए हम अभी जिस शख्स के बाजू में हम बैठे हैं, पास में बैठे हुए हैं, वो प्रताप के बाद शायद हमारे मेवाड़ में एक पूजनीय हस्ती है, जो मेवाड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2 दशकों से महाराणा प्रताप के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, उनके ऊपर लिख रहे हैं, और अपनी बातों को जो वाकई एक तथ्यात्मक चीज़ें हैं महाराणा प्रताप की, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में जो हल्दीघाटी का युद्ध की जो तिथि है, उसको लेकर सर ने एक अभियान छेड़ा था, और उनको इस अभियान में सफलता मिली। सर का नाम, जो हमारे साथ में सर हैं, विद्वान पंडित कहें या हम गुरु कहें या मार्गदर्शक कहें, पंडित चंद्रशेखर जी शर्मा हैं, और अभी एमजी कॉलेज में आचार्य के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, और प्रताप पर पहली पीएचडी करने वाले पहले इंसान हैं। साथ ही 5 किताबें लिखी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और कई सारे दुनिया के तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में सर कई बार आ चुके हैं, और अपनी बेबाक आवाज़ को, अपनी दबंगता को हर जगह ऐसा प्रेजेंट किया है कि लगता है कि हाँ, इनमें ही कहीं न कहीं प्रताप की वो आवाज़ विद्यमान है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आज हम धन्य हो गए सर आपके दर्शन पाकर, और आज आपसे मुखातिब हुए। सबसे पहले मैं आपका परिचय आपसे ही जानना चाहूँगा, और फिर हम ये चर्चा आज की शुरू करते। देखो, ऐसा है कि आपने जिस नाते से बुलाया है, तो उस नाते में सबसे बड़ा परिचय, उससे बड़ा परिचय कोई दूसरा हो नहीं सकता। वो परिचय ये है कि मैं प्रताप को लेकर के जिया, प्रताप को लेकर के परिश्रम में रत रहा, और आज कहीं न कहीं जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो नवांकुर हैं, उन नवांकुरों में अपने लेखन के माध्यम से प्रताप को पाठ्यक्रम में उनके ठीक सत्य के साथ में लगाने के माध्यम से, चाहे वो स्कूली पाठ्यक्रम हो, चाहे विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम हो, यही नहीं, ज़मीनी स्तर पर जो उनके शिलालेख लगे हुए थे हल्दीघाटी रक्तताल क्षेत्र में, और जो एक मेवाड़ की जिस दरा पर कभी भी प्रताप ने मुगलों का नाम और मुगलों की परछाई को भी बर्दाश्त नहीं किया, उस जगह पर बादशाह बाग का नामकरण, जो कि मैं मानता हूं कि छाती पर सांप लौटने के बराबर था, और उसको लेकर के जो मेरा एक दर्द था, उस दर्द को मैंने इतना लंबा काम करने के बाद में उठाया, और उसमें जन जन का सबका सहयोग मिला, विशेष करके मीडिया कर्मियों का सहयोग मिला, प्रिंट मीडिया का सहयोग मिला। तो मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं थी, ये जन जन की आवाज़ थी, और आज उसमें सफलता प्राप्त हुई कि एएसआई के द्वारा वो शिलालेख हटाए गए। तो मेरा ये मानना है कि इससे बड़ा परिचय और कुछ हो नहीं सकता कि मैं प्रताप पर कार्य करने वाला, प्रताप को लेकर के इतिहास में अपनी एक अलग पहचान रखने वाला, और इस मेवाड़ की मातृभूमि की जो मैं सेवा कर सका हूँ या और करना चाहता हूँ, इससे बड़ी पहचान कोई दूसरी नहीं होती, क्योंकि ये एक बड़ी स्थायी परमानेंट वैल्यू है, इसमें यूनिवर्सल वैल्यू है जी। तो बाकी तो नौकरी आपने बताई दी। मेरी मूल स्थान, मेरा जो तीर्थ स्थान है, श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा मेरा जन्म स्थान है, और ये मैं मानता हूँ कि शायद प्रताप पर जो ये सारी चीज़ आई, उसमें निश्चित रूप से वो नाथद्वारा के वो परमाणु विद्यमान है जहाँ पर एक सत्य के प्रति आग्रह होता है, कि जहाँ पर ये कि जो सत्य क्या है, और उस सत्य को जानने की जो एक लालसा है, सत्य को जानने का भी एक संघर्ष है, और सत्य को जानने के बाद में उस सत्य को स्थापित करने का संघर्ष है, और सत्य स्थापित होने के बाद में फिर एक संघर्ष और होता है कि वो संघर्ष होता है अपने आप से, कहीं हम कहीं अहंकार के शिकार नहीं हो जाएं। तो ये 3 स्तर का एक संघर्ष है, और संघर्ष को मैंने किया है,
और करता रहूँगा। ये मेरा त्रिस्तरीय मानना है। संघर्षों के सांचे से आप गुजरे हुए हैं सर। सबसे पहले बार बार सुनने में ये आता है कि सर डॉक्टर चंद्रशेखर जी जो हैं वो बगावती तेवर के हैं और वो अपने जो बगावती तेवर हैं वो हर जगह मिलते हैं। तो क्या ये बगावती तेवर बचपन से हैं या फिर प्रताप के ऊपर आपने रिसर्च करने के बाद ही ये बगावती तेवर है? देखो ऐसा ही कि आपने जो प्रश्न किया है ये बहुत ही व्यक्तिगत है, लेकिन ये इतना सार्वजनिक हो चुका है। और मेरा ये मानना है कि मैं अपने जीवन के जितने भी जो बगावत के प्रसंग हैं उनको अगर इकट्ठा करूं और उसके ऊपर अगर आप भी दृष्टिपात करें तो निश्चित रूप से आप ये पाएंगे कि उस बगावत का कॉज क्या था। क्या मेरा स्वार्थ था या परमार्थ था? तो कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कभी कोई इस तरह का बगावती तेवर मेरा नहीं रहा। कहीं मर्यादाएं टूटी तो मेरा बगावती रुख आया, कहीं इतिहास की मर्यादाएं टूटी तो मेरा बगावती रुख आया, कहीं संस्कृति की मर्यादाएं टूटी तो मेरा बगावती रुख आया, कहीं कथनी और करने की द्विधा जो है वो देखी तो मेरा बगावती रुख मैंने देखा है कि वो अकस्मात आ जाता है। और हो सकता है कि वो व्यावहारिक रूप से ऐसा भी माना जाए कि हम उसको अगर कहीं ये मान लें कि बगावती तो एक अच्छा शब्द है, लेकिन असभ्यता भी अगर उसको मान लें तो मैं मानता हूँ कि वो लाजमी है, वाजिब है। मेरी दृष्टि में मैं उनको मानता हूँ, क्योंकि ये तय बात है कि आज जिस संसार में हम जी रहे हैं वहाँ किन्हीं चीज़ों को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी को सही ढंग से हस्तांतरित करने के लिए हमें बगावती होना पड़ेगा। बिल्कुल सर। बगावती हुए बिना हम जो हैं उस सत्य को स्थापित नहीं कर सकते। सर एक प्रश्न ये आता है कि सर अभी आपका जो रिसेंटली जो अभियान रहा महाराणा प्रताप के जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसको लेकर, और आपने जीत हासिल की, लेकिन टेलर में आप उसका जो श्रेय लेने की होड़ है वो दूसरे लोग लेने की ओर कूदे और वो कहीं न कहीं सफल भी होते हुए नज़र आए, लेकिन मीडिया में या सारा आपका जो श्रेय था वो सब में नज़र आया और आखिरकार आपको मिल गया। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप उनको? देखो ऐसा है कि मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बड़े जोर के साथ में और बड़े विनय के साथ में, जोर तो दृढ़ता का है जो प्रताप की दृढ़ता थी, और विनय वो है कि मातृभूमि के लिए काम किया है। ये कहना चाहूँगा कि एक काम मैंने द्वारा किया है, हुआ है। ऐसे कई इतिहासकार हैं जिन्होंने घर की माँ को डायन कहा और घर की माँ को डायन कह करके उन्होंने अपनी प्रगति के रास्ते खोले, इनाम इकरार लिए। मैंने सिर्फ एक छोटा सा काम किया है कि मैंने घर की माँ को माँ कहा है, मैंने उसे डायन कह करके नाम नहीं कमाया है। अब रही बात कि हमारे यहाँ एक मुहावरा चलता है कि बहती गंगा में हाथ धोना। मेरा मानना है कि गंगा भागीरथ लाए थे, उसके बाद आज भी बहुत से जो हैं वंशज अपने पूर्वजों को मोक्ष के लिए उस गंगा में जाते हैं। बहती गंगा में हाथ धोने की परंपरा भारत में गंगा से ही चली आ रही है। तो इस ज्ञान गंगा में भी, संघर्ष की गंगा में भी मेरा ये मानना है कि ऐसे बहुत से सामाजिक सांस्कृतिक संगठन हैं, और यही नहीं, राजनीति के वो लोग जो कि इस मुहिम से ठीक पहले इसकी सफलता विफलता को भांपते हुए मेरे नाम को, मेरे तर्कों को, मेरे ज्ञापन को आगे करके जिस लड़ाई को लड़ रहे थे, वो सफलता मिलने के बाद में उनके जो स्वर थे वो बदले हुए थे। तो इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ध्यान रखें जीवन में कि शेर अपना शिकार खुद करता है, और जो शेर छोड़ करके जाता है उसको बाद में गीदड़ और लक्कड़ बग्गे खाते हैं, और गीदड़ और लक्कड़ बग्गे जिसको छोड़ करके जाते हैं उसको गिद्ध खाते हैं। और गिद्ध चाहे इस मुद्रा में बैठ जाए कि ये शिकार मैंने किया है,
लेकिन समझने वाले समझते हैं कि ये शिकार किसी शेर का है। इसलिए मैं इस सारे एपिसोड पर, ये आप सब लोगों को ध्यान में है, मेरा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ी बड़ी एजेंसियां काम कर रही है, चाहे वो बीबीसी हैं, चाहे अरब न्यूज़ हैं, मैं मानता हूँ कि और बहुत से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो नेशनल चैनल्स हैं, उन सभी ने इसके अंदर एक पवित्रता के साथ में एक काम किया। और मेरी कोई ऐसी कोई मैं अप्रोच नहीं है, किसी बड़ी सामाजिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि से नहीं हूँ। हाँ, मेरा काम अगर मुझे बड़ा करता है, प्रताप का जो सम्मान मुझे मिलता है वो सारा प्रताप का सम्मान है, मैं समझता हूँ। वो सम्मान मेरा नहीं है, वो प्रताप के प्रति जो लोगों का स्नेह और सम्मान है वो प्रकारांतर से मुझे मिल रहा है। इसलिए आज मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों के लिए एक मैं भी कोई बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि वो सम्मान प्रताप का है। इसीलिए मैं उस सम्मान को जो जो प्रताप के नाते से मिलता है उसको प्रताप के चरणों में अर्पित करता हूँ, क्योंकि वो ऐसे इस धरती माटी के पुत्र थे कि जिस समय पूरे भारत के अंदर सारे राजे महाराजे, विशेष करके सारे राजपूताना के जितने राजे महाराजे थे, वो अकबर के सामने हाथ फैला करके खड़े थे। करिष्ये वचनम तव, इस मुद्रा में खड़े थे कि आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। आप समझिए उस काल की उस स्थिति को समझिए। ऐसे घनघोर वातावरण में प्रताप का एक अद्वितीय अकेले के रूप में अकबर से संघर्ष मोल लेना, और वो उसके बावजूद कि अकबर 4 बार कोशिश करता रहा कि प्रताप को किसी ढंग से मैनेज कर लिया जाए। मैं आपको खुले रूप से कहना चाहता हूं कि आप देखें कि वो जो शिष्टमंडल भेजे गए, वो शिष्टमंडल एक तरह के जाल थे। एक कोर्ची का जाल था जो वाकपटु था, उस समय का सबसे बड़ा लर्नेड पर्सन, वाकपटुता का जाल था। दूसरा जाल था एक युवा नेता राजपूत जाति का मान सिंह, युवा खून, जिसकी तूती बोल रही थी, जिसको अकबर जो था वो अपने फर्जंद के नाम से पुकारता था। फर्जंद मुगल काल की सबसे बड़ी उपाधि है। फर्जंद का मतलब होता है बेटा। तीसरा उसके मान सिंह के पिताजी भगवंत दास, जो कि एक राजपूती गरिमा के, वरिष्ठता के द्योतक थे, वो जाल फेंका गया। फिर हिंदुत्व का जाल फेंका गया, टोडरमल को भेजा गया, हिंदू राजा टोडरमल को। ये सारे जाल थे, समाज संस्कृति के जाल थे, जिसको इतिहासकारों ने पढ़ने की कोशिश नहीं की। मैंने कोशिश की है कि किस तरह के जाल फेंके गए कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि उस मध्यकाल के इतने कंप्रोमाइज के वातावरण में, समझौतावादी जीवन में, समझौतावादी समाज व्यवस्था में, प्रताप के अंदर कोई विरोधाभास नहीं था अपनी मातृभूमि को लेकर के। कोई द्विधा नहीं थी, कोई अंतर्द्वंद नहीं था। और उसका कारण ये था कि प्रताप के जो चरित्र में दोहरापन नहीं था, कथनी करनी में दोहरापन नहीं था। मेरा मानना है कि मध्यकाल के अंदर अकबर के चरित्र में जो दोहरापन मिलता है, एक तरफ नौरोज के मेले लगते हैं जहाँ स्त्रियों की खरीद फरोख्त होती है, और एक तरफ दीन इलाही धर्म की स्थापना के लिए इबादत खाना होता है। ये 2 अंतर्द्वंद हैं, इनको समझना पड़ेगा। हमारे प्रताप को अगर हम देखें तो एक भी अंतर्द्वंद का शिकार प्रताप के चरित्र में, नैतिकता में नहीं है। अब्दुल रहीम खान खाना की बेगम को ससम्मान सुरक्षित पहुंचाया जाता है, और वो भी जो त्रुटि उनके पुत्र अमर सिंह ने की थी, उन्हीं के द्वारा उस त्रुटि का सुधार करवाया जाता है। ये नैतिकता के ऐसे बहुत बड़े अहम पहलू हैं। इसलिए आज मेरा ये मानना है कि उस मध्यकाल में जो एक आज़ादी की जोत जो है, स्वतंत्रता स्वाभिमान की का जो संघर्ष नैतिकता के साथ में किया है। देखो, संघर्ष के इस विश्व में बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम पहलू जो है वो ये कि उस संघर्ष को, साध्य को प्राप्त किया, लेकिन हमारा साधन कितना पवित्र था। और ये साधन की पवित्रता का एक उच्च मानदंड हमें प्रताप के संघर्ष में देखने को मिलता है, जैसा विश्व में कोई भी अन्यत्र उदाहरण दुर्लभ है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जैसे कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभव्य है। मैं उन्हीं की कॉपी करते हुए, उनका राष्ट्र कवि को स्मरण करते हुए कहना चाहूँगा कि प्रताप तुम्हारा चरित्र स्वयं ही इतिहास है। कोई इतिहासकार बन जाए मेरे जैसा
ये सहज संभाव्य है, क्योंकि ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इतिहास के साथ मैंने तथ्यों को लेकर के कोई अपनी भावनाओं को हावी नहीं होने दिया। वो जो तथ्य थे उन तथ्यों के माध्यम से, क्योंकि अभी तक का मुगलिया शासन जहाँ पर रहा वहाँ उनके सिक्के चले, वहाँ पर उनके फौजदार बैठे, वहाँ पर उनके किलेदार बैठे, वहाँ का राजस्व वसूली उनके द्वारा की गई, उनको अजमेर सूबे में शामिल किया गया, उस राजस्व को परगना बनाया गया। जब एक भी तरह का प्रमाण हमें यहाँ पर नहीं मिलता तो हम किस आधार पर कह सकते हैं? दूसरा ये कि फर्जंद जिसको उपाधि दे दी थी, जिसको बेटा मान लिया गया था, जिसके साथ सामाजिक संबंध थे, एक पूरी राजपूत, आप इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि अगर आप देखें कि आज बहुत सारे राष्ट्रों का पतन हम देख रहे हैं। मैं वर्तमान संदर्भ को थोड़ा सा छेड़ना चाहूँगा कि आज हम अफगानिस्तान का जो लेटेस्ट प्रकरण है उसको हम देख लें। उसके पहले आप इजराइल के प्रकरण को आप देख लीजिए। ये अगर आपने वहाँ की शिक्षा और संस्कृति को नष्ट कर दी, सामाजिकता को नष्ट कर दी, तो वो राष्ट्र खत्म हो जाएगा। अंग्रेजों ने शिक्षा को समाप्त करने की कोशिश की और अकबर एक ऐसा इंटेलिजेंट व्यक्ति था जिसने मेवाड़ की हिंदुस्तान की सामाजिकता और सांस्कृतिका में विवाह के बहाने से सेंध मारी थी और उसको नष्ट करने की कोशिश की थी, क्योंकि ये हमारी भारतीयता की जड़ें हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष दो लोगों के बीच का संघर्ष है, दो वृत्तियों के बीच का संघर्ष है, दो संस्कृतियों के बीच का संघर्ष है, दो विचारधाराओं के बीच का संघर्ष है। और उसका एक टाइटल मैं दे सकता हूँ कि यह एक अभारतीयों के खिलाफ भारतीयों का संघर्ष था। मैं हल्दीघाटी को उस रूप में देखता हूँ और हल्दीघाटी को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में मानता हूँ। मैं थर्मोपल्ली के नाम जो कि कर्नल टॉड साहब ने दिया है, मैं उसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि थर्मोपल्ली में वहाँ की लोकल सेनाएं हारी थी और यहाँ पर लोकल सेना प्रताप की सेनाएं जीती थी। और इसी कारण से आगे जाकर के हम देखते हैं कि लगातार प्रताप को जीतने के प्रयास बार बार होते रहे। अगर एक बार जीत लिया गया था तो फिर बार बार क्यों हुए? क्या सफलता को फिर दोहराई जाती है या विफलता होने पर सफलता की कोशिश की जाती है? उन मानव मूल्यों को भी थोड़ा, मानव प्रयत्नों को भी समझने की ज़रूरत है, मेरा ये मानना है।